कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप वीएफएस अपॉइंटमेंट टाइम से थोड़ा लेट पहुंचे, तो आपको वीएफएस का स्टाफ ने बताया होगा कि आप लाउंज का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपका वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। कई बार ऐसे भी हुआ होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ टाइपो, स्मॉल टाइपो, छोटे मोटे करेक्शन रहा होगा। वीएफएस वाले ने बोला होगा आपको कि आप लाउंज का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपका वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे भी हुआ होगा कि आपके वीजा इनविटेशन में, सऊदी वीजा इनविटेशन में आपने मिशन मुंबई सेलेक्ट करा है और आप कोलकाता वीएफएस चले गए वीजा एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, लेकिन वहां पे आपको बोला गया होगा कि आप लाउंज का अपॉइंटमेंट लीजिए, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा और आपको आपका जो वीजा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा और एक्सपीरियंस करा होगा कि मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है और आपने दिल्ली वीएफएस में अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट करा है और आप जाहिर सी बात है दिल्ली में रहते हैं तो वीएफएस जाएंगे और अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, लेकिन वीएफएस का स्टाफ आपको ऐसा बोला होगा कि हमारे यहाँ अभी फिजिकल पासपोर्ट कलेक्शन बंद है, आपको कोरियर सर्विस लेना पड़ेगा। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा या देखा होगा या एक्सपीरियंस करा होगा, घर आके जब आप इनवॉइस उनका देखते हैं तो वहां पे कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज रहता है, एसएमएस चार्जेस ऐड किया हुआ रहता है। आपको लगता है कि हमने तो ये बोला ही नहीं, ऐड कर दिया गया। कई बार आपको ये लगता है कि शायद मैंने बोला होगा, उन्होंने ऐड करा, चलो क्यों परेशान होना, क्योंकि ये एक नॉमिनल सा फी है। ये जो पीछे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये परफेक्ट एग्जांपल है लाउंज अपॉइंटमेंट सर्विसेज का, जो कि वीएफएस तहसील का, वीएफएस ग्लोबल का एक वैल्यू एडेड सर्विसेज है। ये एक मशीन है जो लाउंज अपॉइंटमेंट है, जिसको प्रीमियम अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ से आप गलत डॉक्यूमेंट डालिए, चाहे उसमें गलत मिशन हो, टाइपो एरर हो या आप लेट जाए, कुछ भी डालिए, आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा और यहाँ पे अरेंज करके वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वीएफएस ग्लोबल इसी सारे चीजों को लेके अभी इन्वेस्टिगेशन में है। इससे पहले कि मैं आपको सारा डिटेल बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो कम से कम कंप्लीट देखिए और अपने सर्कल में शेयर कीजिए। इतना उम्मीद करना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि जो सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने वाले एप्लीकेंट हैं, उनका तो यही हाल है कि भाई मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, बाकी जो भी करे वीएफएस वाले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहीं पे सऊदी वीज़ा एप्लीकेंट और यूरोप जाने वाले या फिर वेस्टर्न कंट्री जाने वाले एप्लीकेंट को डिफरेंट बनाता है। आगे मैं इस टॉपिक में भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। वीएफएस ग्लोबल अभी इन्वेस्टिगेशन में है इसी सारे टॉपिक्स को लेके, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा, लाइट हाउस का एक रिपोर्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है जो यूरोप में बेसिकली ऑपरेट करता है। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करा है जिसमें कुछ फाइंडिंग्स है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि वीएफएस ग्लोबल और वीएफएस तासीर दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि जो सऊदी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है वो वीएफएस तासीर से होता है, लेकिन कई बार हम सुनते हैं वीएफएस ग्लोबल, तो अंतर क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। वीएफएस ग्लोबल और वीएफएस तासीर काम क्या करता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव और रोल क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और इस वीडियो का कोर पार्ट है, लाइट हाउस का जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उनके मेजर फाइंडिंग्स हैं, कुछ फाइंडिंग्स जो आपको भी जानने जरूरी है वो बताऊंगा। और वीएफएस वालों ने इस फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स के ऊपर में क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं थोड़ा सा लाइट हाउस रिपोर्ट के बारे में। ये एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये सारा इन्वेस्टिगेशन करा है, और जो रिपोर्ट पब्लिश करा है उनके साथ लगभग 7 या 8 और मीडिया हाउसेस है जिन्होंने मिलके करा है। इंडिया का द इंडियन एक्सप्रेस भी एक को पब्लिशर है इस न्यूज का, इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का। तो जितने भी मैं डेटा यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ उनके ही वेबसाइट से हैं, उनके ही कंटेंट है, तो उनको क्रेडिट मैं दे रहा हूँ। पहले पढ़ते हैं ये इंटरेस्टिंग सा पार्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। ये रिपोर्ट 28 मई
को पब्लिश किया गया है। आज 30 मई 2026 है, 2 दिन बाद मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग जाइंट VFS ग्लोबल हैज मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय एक्सप्लॉइटिंग, ये वर्ड को नोट कीजिएगा, बाय एक्सप्लॉइटिंग people around the world whose weak under inverted weak passport required them to apply for visa to travel। यहाँ पे उनका फाइंडिंग्स का जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उनका हेडिंग ही यही है कि लोगों को एक्सप्लॉइट करके VFS ग्लोबल प्रॉफिट्स बना रहे हैं बहुत सारा। किन लोगों का? जो मजबूर बेचारे लोग हैं, जिनका पासपोर्ट कमजोर है, जिनको किसी दूसरे कंट्री में ऑन अराइवल वीजा या ई वीजा नहीं मिलता है, वो बेसिकली थर्ड पार्टी जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू अपना वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। इसी से आपको समझ में आ जाएगा। आने वाले जो डेटा है उसमें मैं आपको एक एक करके इनका फाइंडिंग्स भी इनके वेबसाइट से मार्क करके दिखाऊंगा। अब की फाइंडिंग्स क्या है इन्वेस्टिगेशन का वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स है जो मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे फाइंडिंग्स है लेकिन कुछ जो हमारे और आपके मतलब के हो सकते हैं जिसमें आपको भी ध्यान देना है वो मैंने लिखा है बस। पहला, फोर्स टू टेक VAS मतलब होता है वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि कोरियर सर्विसेज, जैसे कि SMS सर्विसेज, जैसे कि लाउंज प्रीमियर सर्विसेज, जैसे कि वहां पे फोटोकॉपी कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसके सर्विसेज उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो मैंडेटरी सर्विसेज नहीं होता है। अगर आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन इस सर्विसेज को वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करते हैं कस्टमर्स को, जो एप्लीकेंट जाते हैं उनके ऊपर। ये फाइंडिंग्स है उनका। ये फाइंडिंग्स का जरूरी तो ऐसे भी नहीं है क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर करे होंगे। अगर करें तो कमेंट में लिख के बताइएगा। द इंडियन एक्सप्रेस का जो यूट्यूब वीडियो है उसके कमेंट में मैंने जाके देखा था, एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला कि इन्होंने बोला कि नहीं VFS वाले ऐसा नहीं करते हैं। सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो के कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर गलती से कोई इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर हो गया तो वही कमेंट्स, आपके जो कमेंट्स है वो इस वीडियो को एक वेटेज देगा। ओके, तो पहला है फोर्स टू टेक VAS, दैट इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात, जो डेटा VFS, आगे मैं आपको बताऊंगा VFS ग्लोबल का काम क्या है तो आपको समझ में आएगा। जो VFS ग्लोबल डेटा ट्रांसफर करता है अपने ऑफिस से एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को, वो सिक्योर मोड में नहीं करता है। ये पाया गया कि वो अनइनक्रिप्टेड फाइल्स CDs में सबमिट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। मेरा और आपके जो डेटा है, पासपोर्ट कॉपीज हो गए, बाकी डॉक्यूमेंट्स हो गए, बायोमेट्रिक्स डेटा हो गया, वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी गलत लोगों के पास लग गया तो वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए ये फाइंडिंग्स बताया गया। और ये फाइंडिंग आपको 150 जो रिपोर्ट्स हैं उसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया, ये एक या दो नहीं। और ये सऊदी का नहीं है क्योंकि सऊदी का कोई कंप्लेन करता ही नहीं है। तो ये यूरोप के जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं और वो 150 रिपोर्ट्स, मोर देन 150 रिपोर्ट्स बनाए हैं। उसमें से कुछ ये फाइंडिंग्स है जो कि सही है, मुझे भी लगता है। मैं कई महीनों से ये बात बोल रहा हूँ जो अभी फाइंडिंग्स में आया, लेकिन इसको कोई सुनने वाला है नहीं। अगर सुनता तो कल को क्या पता सऊदी के भी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में इन सारे चीजों पे सुधार होता। ओके, तो दूसरा है अनइनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफर किया जाता था एम्बेसी को, वो एक रिस्क था। तीसरा, एक मेजर डेटा सिक्योरिटी रिस्क जो पाया गया कि जब भी हम अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, कोई भी डेटा VFS को सबमिट करते हैं, तो उनके पास एक गाइडलाइन है कि इतने दिन बाद, इतने महीने बाद, इतने साल बाद उस डेटा को स्क्रैप कर देना चाहिए, उस डेटा को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन वो डेटा उस ड्यूरेशन के बाद भी वहां पाया गया। और भी बहुत सारे फाइंडिंग्स है, लेकिन ये 4 फाइंडिंग्स है। अब जो वैल्यू एडेड सर्विसेज मैं आपको बता रहा था वो था SMS ट्रैकिंग सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज हो गया, प्रीमियम लोन सर्विसेज हो गया। SMS सर्विसेज का तो मुझे आज तक मतलब ही पता नहीं चला, क्योंकि जब आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं वही डेटा उनके वेबसाइट में जाके, तो SMS का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ऑनलाइन से मुझे याद आया, एक वीडियो मैंने डाला था ऑल इन वन सर्विस, उसमें एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने एक कमेंट करा है, उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। इसीलिए बताऊंगा क्योंकि ये पूरा वीडियो में वो कमेंट फीडबैक।
अब बात करते हैं वीएफएस करता क्या है, वीएफएस ग्लोबल ग्लोबल उसके बारे में, और दोनों के बीच में अंतर क्या है। वीएफएस ग्लोबल और वीएफएस तासीर दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर में है। वीएफएस तासीर जो है बेसिकली सऊदी वीजा एप्लीकेशन हैंडल करता है। वीएफएस ग्लोबल बाकी सारे कंट्रीज के, जैसे कि हो गया ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, सेनेगन कंट्रीज हो गए, सारा का वीजा पब्लिश करता है। तो इसलिए कई बार आप 2-3 नाम सुनेंगे, वीएफएस ग्लोबल, वीएफएस तासीर, तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब वीएफएस ग्लोबल जो है वो लगभग 160 कंट्रीज का वीजा एप्लीकेशन हैंडल करता है, प्रोसेस करता है। वीएफएस ग्लोबल को जो वो काम करता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, ईएसपी, और ये सबसे बड़ा एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है। जब भी हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं हमें वीजा लेना पड़ता है, वीजा लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, लेकिन जो एम्बेसी है वो नहीं चाहता है कि मेरे एम्बेसी में बहुत सारे लोग आए और ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और हम उस क्राउड को हैंडल नहीं कर सकते। तो उसका रोल आता है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर का, जैसे कि वीएफएस। वो काम क्या करता है, पहले डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करता है, वीजा फीस को भी कलेक्ट करता है, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट या फिर जो भी बायोमेट्रिक्स है वो कलेक्ट करता है, फिर उसे एम्बेसी में दे देता है। एम्बेसी वाले उसे रिव्यू करते हैं डॉक्यूमेंट्स को और फिर वीजा ग्रांट करते हैं। वीजा जैसे ही इशू हो गया, इसके बाद वो वीजा डॉक्यूमेंट्स, अगर पासपोर्ट है, वीजा है, तो वीएफएस वाले एप्लीकेंट को दे देते हैं। बस इतना ही काम है वीएफएस ग्लोबल का, उससे ज्यादा कोई काम नहीं है। इन दौरान बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि कुछ मैंडेटरी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट का कुछ कंट्रीज का फीस लगता है। वीएफएस का अपॉइंटमेंट सऊदी के लिए तो कोई फीस नहीं है, वो निःशुल्क है, चार्जेबल नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए वीएफएस का अपॉइंटमेंट के लिए भी फीस होता है। बाकी डॉक्यूमेंट सबमिशन के समय वीजा का फीस रहता है, वीएफएस का अपना प्रोसेसिंग फीस होता है, अपॉइंटमेंट लाउंज में अगर लेंगे तो उसका अलग फीस रहता है। ये सारे फीस वो लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं और सबमिट कर देते हैं, एम्बेसी को वीजा आता है तो हमको दे देता है। बस इतना ही काम है वीएफएस ग्लोबल का या फिर वीएफएस तासीर का। अब ये बात समझने वाली है कि ये वीएफएस का स्टाफ क्यों फोर्स करते हैं आपको, मुझे या किसी को भी, कि आप लाउंज का अपॉइंटमेंट लीजिए, आप एसएमएस सर्विसेज लीजिए, आप कुरियर सर्विसेज लीजिए। उनको क्या मिलता है उससे? यही अगर हम लाइट हाउस का रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उनके फाइंडिंग्स में एक बात उन्होंने बताया है कि जो वीएफएस के स्टाफ हैं टिपिकली उनको लो पेड किया जाता है और उनको बोनस दिया जाता है अगर वो मंथली सेल्स टारगेट को रीच करते हैं। ये सेल्स का एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप अगर मंथली टारगेट, सेल्स टारगेट को रीच करेंगे तो आपको बोनस दिया जाएगा, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ पे आता है मोटिवेशन, किनको, जो वीएफएस के स्टाफ हैं उनको मोटिवेशन आता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा अगर वैल्यू एडेड सर्विसेज सेल करेंगे तो हमें हमारा सेल्स टारगेट पूरा होगा और हमें बोनस मिलेगा, हम अच्छा पैसा मंथली कमा सकते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं कैसे? फोर्सफुली। जो चीज नहीं भी चाहिए उसके लिए भी लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप लाउंज का अपॉइंटमेंट लीजिए, अगर नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी चीजें। ये यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि कहीं पे भी रिटन वो बात नहीं करते, वर्बली बात करते हैं, भाई ये हो जाएगा, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लाउंज का अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो आपका वीजा डिले हो जाएगा, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आपका बहुत सारे बातें करते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं रहता है। ये नोट कीजिए। तो इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे मिला नहीं। तो आगे जब मैं आपको वीएफएस का रिस्पॉन्स बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि वो इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हैं कि हमारे स्टाफ ऐसा काम नहीं करते। तो यहाँ पे वीएफएस वाले क्यों लाउंज का अपॉइंटमेंट या फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए फोर्स करेंगे? क्योंकि उनका सेल्स टारगेट कंप्लीट होगा, और सेल्स टारगेट कंप्लीट होगा तो उनको सेल्स इंसेंटिव मिलेगा, और जो इंसेंटिव अगर ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। यही है। एक डेटा और भी है, द इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट में, उनके वीडियोस में जो मैंने सुना है कि 2026 में, पहली बात तो वीएफएस 2001 से शायद शुरू है वीएफएस ग्लोबल,
2026 में इनका जो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो मैंने आपको बताया है उसका रेवेन्यू था लगभग 25 करोड़, जो कि पूरा रेवेन्यू का 6%, 6.3% के करीब था। ओके, मान लीजिए अगर उन्होंने 100 रुपए कमाए टोटल, उसमें से 6.3 रुपीज उनका वैल्यू एडेड सर्विसेज से आता था। वही 4 साल बाद क्या हुआ कि 107 करोड़ हो गया 4 साल बाद, जो कि 17% था उनका टोटल रेवेन्यू का। अगर वो 100 रुपए कमाते थे तो जिसमें से 17 रुपए वो यही लाउंज अपॉइंटमेंट, एसएमएस चार्जेस और कोरियर सर्विसेज, ये सारी चीजों से कमाते थे। तो आप समझ सकते हैं कहाँ जा रहा है ये। लोग मजबूर होते हैं वीएफएस जाते समय, वो आर्गुमेंट नहीं कर सकते। वो वहां पे हम जैसे अभी खड़ा होके बोल रहे हैं कि भाई नहीं लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं कर सकते। वहां पे उनके पास ऑप्शंस कम रहता है, वो 500 किलोमीटर दूर से आए हुए रहते हैं। ओके, वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी में अपना करना पड़ता है। और वो एक्सप्लॉइटेशन जो वहां पे वर्ड किया गया था वही होता है। ओके, अब एक और मेरा अपना भी फाइंडिंग है, वो भी सुन लीजिए आप। वीएफएस के वेबसाइट में फीस दिया गया है, किसका? अपॉइंटमेंट का और बाकी वीजा फीस जिसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड करने के लिए। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो दो ऑप्शंस आपके पास रहता है। एक रहता है आपका नॉर्मल अपॉइंटमेंट और दूसरा रहता है आपका लाउंज अपॉइंटमेंट, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए वीजा फी 8,000 है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है सऊदी वीजा फीस का, जो फैमिली विजिट वीजा का फीस है। ओके, यहाँ पे वीएफएस का वीजा फी है 8,100 रुपए और एप्लीकेशन फी है 1,060 रुपीज। सर्विस फीस है 2,531। जीएसटी उसमें लगा दिया, राउंड ऑफ करके 12,147 फैमिली विजिट वीजा का फीस है, जिसमें कोरियर इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है। अब इंश्योरेंस में भी वो बहुत ज्यादा लगाते हैं, मोर देन सफिशिएंट। कोरियर जो कि ब्लू डार्ट भेजते हैं, मुझे लगता है वो 400-500 रुपए का होता होगा, उसमें भी वो 1,500-2,000 लगाते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे लाउंज में देख लीजिए, लाउंज में वीजा फीस सेम है, एप्लीकेशन फीस सेम है। अब यहाँ पे गलती क्या है जो मुझे समझ में नहीं आया। मान लीजिए अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो फीस समझ में आ गया। जब आप लाउंज लेते हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल अपॉइंटमेंट का फीस भी उसमें जोड़ देंगे लाउंज में, है ना। लाउंज का मतलब एक लाउंज का फीस होता है। अगर लाउंज का फीस इतना है 3,776 विद जीएसटी, तो उतना ही लेना है ना। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट का फीस है यहाँ पे, वो भी ऐड कर देता है। तो कुल मिला के 7,000 कितना हो जाता है अगर आप लाउंज का अपॉइंटमेंट का फीस लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लगेगा आपको कि ये 4,000 है, लेकिन यहाँ पे ये फीस नॉर्मल अपॉइंटमेंट का इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये लाउंज प्लस नॉर्मल दोनों का इंक्लूडेड है। एक तो हटाना चाहिए, तभी दूसरा आप लेंगे। जो दूसरा लेंगे उसमें तो वो इंक्लूडेड ही रहता है। पता नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज बात आप देख लीजिए, वीजा फीस में और अपॉइंटमेंट में कितना डिफरेंस है। अगर नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेता है कोई, अगर टोटल पूरा सर्विस का फीस 100 रुपए है, तो उसमें से 33 रुपए जो है वो अपॉइंटमेंट का ही फीस है बस। अगर आप लाउंज का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें तो आधी हो गया। मान लीजिए अगर 100 रुपए आपका पूरा फीस है तो 77 रुपीज अपॉइंटमेंट का फीस है और 33 रुपीज बस यही वीजा एप्लीकेशन फीस और ये फॉर्म वॉर्म का फीस है। ओके, तो ये थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए कि भाई फीस कितना ले ना ले। ऐसा थोड़ी ना मनमानी आप 4,000-5,000 ले लोगे। तो अथॉरिटी को रेगुलेट करना चाहिए कि आप मैक्सिमम इतना ले सकते हैं। अब जब ये मैक्सिमम है तो लोग पूछ करते हैं कि भाई वो लीजिए, लाउंस लीजिए। क्यों नहीं पूछ करेंगे जब उनको 77% का रेवेन्यू हो रहा है उसमें। तो इस चीज को ध्यान में देना है। बाकी वीएफएस ग्लोबल का भी अपना रिस्पॉन्स है, जो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, टाइम हो रहा है। उन्होंने ये बताया है कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा ऑडिट्स होते हैं एनुअली, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, जिनमें से कोई गवर्नमेंट के भी ऑडिट्स होते हैं। तो हम ये काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे भाई, हम ये काम करते ही नहीं है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये काम ऐसा है जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है, तो आप क्या पकड़े जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं ना भाई कि आप जबरदस्ती लाउंज का अपॉइंटमेंट दिलाते हो एप्लीकेंट को, क्योंकि आप एक मशीन में डाल देते हो कि भाई यहाँ से जाओ गलत मिशन वाला और वहां पे सही हो जाएगा। लाउंज का लोगे तो ये कोई लिखित तौर पे तो थोड़ी ना आप देते हो कि हम करके देंगे। आपने कभी ही नहीं बताया कि भाई हम लाउंज का ये कर गलती होगा तो सही करके दे देंगे। ये वर्बल थिंग्स होता है, तो उसका कोई एविडेंस है ही नहीं, तो ऑडिट में कहाँ से आएगा वो।
ये बात हो गया, उन्होंने उसके बारे में बताया, उनका ये आर्गुमेंट है। दूसरा, वीएफएस वाले ये बोलते हैं कि हम अपने कस्टमर को पहले ही बता देते हैं कि भाई ये वैल्यू एडेड सर्विसेज है, ये ऑप्शनल है, ये सारी बातें बता देते हैं। हम ये भी बता देते हैं कि अगर आप लाउंज का सर्विसेज लेंगे तो ना तो आपका प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज होगा, ना तो आपका कोई स्पेशल अटेंशन मिलेगा आपको। ये सारी बातें हम बता देते हैं पहले, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो ईमेल में भी वो हर बार लिखते हैं। लेकिन अब इस चीज को कैसे मान ले कि वहां पे जब वीएफएस ऑफिस में क्या सिचुएशन रहता है, उसका तो कोई यहाँ लेखा जोखा है नहीं। तो मैं भी मना कर सकता हूँ, भाई मैंने ऐसा बोला ही नहीं, हम तो पहले ही बोलते हैं। वहां के जो स्टाफ होंगे जिनको इंसेंटिव मिलता है कोरियर सर्विसेज बेचने से, एसएमएस बेचने से, लाउंज सर्विसेज बेचने से, वो थोड़ी ना आपको लिख के बताएंगे, वो थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई हमने नहीं बोला था उनको। तो इनका ये लॉजिक है यहाँ पे। अब उनका और भी दो तीन आर्गुमेंट्स है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही रोबस्ट है, मिस्टेक प्रूफिंग है, हमारे पास में जो एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि कई फाइंडिंग्स में ये भी बताए गए कि आपके यहाँ पे कुछ ईयू यूरोपियन यूनियन के जो शेंगेन वीजा है या फिर अलग अलग कंट्रीज के, उनका अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिलता है तो आप एडिशनल पेमेंट करके अपॉइंटमेंट देते हो। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो प्रीमियम सर्विसेज में आप अपॉइंटमेंट अवेलेबल करवाते हो। ये सारी चीजें बताया है। आपके जो स्टाफ है वो रिश्वत लेता है, ये सारी बातें बताया। तो उन्होंने बताया नहीं, हमारे पास ये ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें बताया। ओके, और ये सारी चीजें बताया कि भाई हम डेटा को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ओटीपी हमारे पास कैप्चा है, ये है वो है, ये सारी जस्टिफिकेशन दिया। अब ये हाउ टू प्रूफ स्टाफ, कैसे ये प्रूफ किया जाए कि स्टाफ ने फोर्स करा है कि भाई आपको लाउंज का अपॉइंटमेंट लेना है, कोरियर लेना है, एसएमएस सर्विस लेना है। ऐसा कोई एविडेंस है नहीं, ना तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ना कस्टमर टेस्टामनी के फॉर्म में, ना रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। कस्टमर टेस्टामनी क्या, जो एप्लीकेंट, अगर मैं वीएफएस तासीर सऊदी एप्लीकेशन का बात बोलूं तो ऐसा कोई एक मिल जाए मुझे जो ये खुल के बोलने के लिए तैयार हो कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है। तो कस्टमर टेस्टामनी है ही नहीं। उनका स्टेटमेंट क्या है आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, मेरा काम हो गया, कौन इस झमेला में पड़ेगा। क्लियर हो गया ये बात, यही है आपका और मेरा राय। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के जो वीएफएस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन जो वीएफएस तासीर है उसमें कोई चू भी नहीं है इस तरह के इशू का। वही चीज हम लोगों को डिफरेंट बनाता है। जब आप वीएफएस तासीर में जाओगे आपको एक कचरा की तरह ट्रीट किया जाएगा, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। वही आप दूसरे वीएफएस में जाएंगे, वीएफएस ग्लोबल में, जहां पे ईयू का, ऑस्ट्रेलिया का, नीदरलैंड्स का वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, आपको एक व्हाइट कॉलर कैटेगरी माना जाता है। ओके, तो ये सुनने में थोड़ा बेकार लगता है लेकिन यही सच है। तो जब भी कुछ हो तो उसे बोलना चाहिए। कल आप या तो उस समय तक इंतजार कीजिए जब तक आपको ये प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप किसी का प्रॉब्लम देख के उसके बारे में बोलना जरूरी है। तो ये एक मशीन है, लॉन्च मशीन है, जिसमें आप यहाँ से डॉक्यूमेंट डालिए और यहाँ पे सही हो जाएगा, बस आपको पैसे देना है। बाकी ऑल इन वन सर्विसेज के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप ये लंबा वीडियो अभी तक देखे हुए हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी करे होंगे, मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे। ओके, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को तो और भी नहीं देखता है। तो ये एक सर्विसेज था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भाई आपको लेना ही पड़ेगा, कहीं पे भी मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं था। लेकिन तभी भी एक समझदार है जो कमेंट कर रहे हैं, जब ये वीडियो देखे होंगे तो इनके पास दो रास्ता था होगा। एक तो चुपचाप वीडियो देखे, जो चीज अच्छा लगा इस वीडियो में सुने और चले गए। दूसरा रास्ता ये कि भाई इस वीडियो में कुछ है, मुझे कुछ ना कुछ लिखना ही है, और लिख के गए। अगर इतना जागरूकता फैलाना है तो सही जगह जाके लिखो, है ना। कि जो वीएफएस की जो लॉन्च सर्विसेज है जिसको फोर्स किया जाता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, अवॉइड एजेंट्स। मैं भी बोलता हूँ भाई एजेंट को अवॉइड करो, लेकिन कई बार होता क्या है, इसी तरह के वीएफएस वाले आपको लॉन्च में फोर्स करते हैं आपके सिली मिस्टेक्स के लिए। उस मिस्टेक को अवॉइड आप कर सकते हैं, ये मैंने बताया। नहीं बताया था कि भाई आपको लेना ही लेना है। तो ये कोई धंधा नहीं है बिजनेस मेकिंग का, और बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं पैसे बहुत कम लेता हूँ लोगों से, है ना। असिस्टेंस तो फ्री ही देता हूँ, लेकिन
ये जो सर्विसेज है इसमें आपको एनफ टाइम लगेगा, इतने सारे रिपोर्ट्स बनाने रहते हैं। आपको क्या लगता है 799 रुपये बहुत ज्यादा है? नॉमिनल है अगर आप टाइम को देखेंगे और आपका जो इम्पैक्ट जो सेव होगा उसका। इतने सारे रिपोर्ट्स बनाने रहते हैं, इतने सारे डेटा एनालिसिस करते रहते हैं। कितना 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा एक पासपोर्ट को रिव्यू करने के लिए, पूरा डिटेल बना के देने के लिए। लेकिन उनको समझ में तो आता नहीं है। तो यही एनीवे मैं इसलिए इसको इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो लास्ट तक देख रहे होंगे वो मेरे वेल विशर्स होंगे, वो इस बात को समझते होंगे कि भाई किस किस तरह के लोगों को हमें हैंडल करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जितने भी राय है, सुझाव है, कमेंट में लिखिए, अपने एक्सपीरियंस को बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वहां तक पहुंचे जहां इसे पहुंचना चाहिए। और कुछ सऊदी वीएफएस को भी, जो वीएफएस तासीर है, उनको भी थोड़ा सा पता चले कि वी आर ऑब्जर्विंग, हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।